तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म हो चुका है। अभी तक हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को कवर किया, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कवर किया। अब हम आप स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और ये सॉल्युबिलिटी जो हम स्टार्ट करेंगे वो लिख अब देखो, जो भी पढ़ना है हमको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो स्टार्ट करेंगे हम, पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है बात करें हम गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये लेक्चर नंबर है 06, ठीक है। लेक्चर 6 है ये सॉल्यूशन का। और 5 लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में कंसंट्रेशन टर्म को कवर किया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को कवर किया है। तो चलो शुरू करते हैं हम। हम्म तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो हमको सॉल्युबिलिटी पढ़ना है वो किस में पढ़ना है? सॉल्यूशन एनसीईआरटी बिल्कुल आप फोकस करना, ठीक है। ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मेरे पढ़ाने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना, बिल्कुल सारी लाइनें उसमें आपको समझ में आएंगी। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब देखो इसका एक, आपको पता है सॉल्युबिलिटी का जो की पॉइंट होता है, क्या चीज इसमें सॉल्युबल होती है? आपको इसको ये चीज आपको सबको पता होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। चलो अब सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक, ये तो आप समझ गए होगे मैंने क्या कहा है ये, ठीक है। नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, अभी आगे आएगा फिर से। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी का मतलब जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब होता है नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, नो मोर सॉल्यूट, डोंट वरी भी फील भी होगा आपको। नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व एट a particular temperature, पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें मान लो कि 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। अब 100 ग्राम वाटर में हम 20 ग्राम NaCl ले रहे हैं। और इसका जो टेम्परेचर है, मान लो कि ऐसे ही बस एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लो इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, 100 ग्राम, ये क्या हो गया H2O, 100 ग्राम लिक्विड में जो जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और अब इससे ज्यादा अगर हम 5 ग्राम और ऐड करेंगे इसमें, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा बन गया है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन में अब हम 20 के बाद 1 ग्राम और डाल देंगे तो अब वो डिजॉल्व नहीं होगा सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तब तो वो अलग बात हो जाएगी। जब टेम्परेचर को फिक्स रख के जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हो रहा है उस अमाउंट को हम बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर दी है 20 ग्राम। अगर 20 ग्राम लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड की 20 ग्राम है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अगर 20 ग्राम लिखा हुआ है, 20 ग्राम जो है, यस NaCl की सॉल्युबिलिटी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि 20 ग्राम 100 ग्राम में सॉल्युबल है और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर भी देगा।
इतने टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड की इतनी है। समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन। अब इसके अलावा अब सॉल्यूट डिसॉल्व ही नहीं होगा तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो जैसे हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है, उसमें जितना अमाउंट होता है सॉल्यूट का, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कि उस अमाउंट को हम बोलते हैं कि वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो। ठीक है? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। मैं पीडीएफ नोट्स जो है इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है? आप उसे ज़रूर पढ़ लेना, रीड कर लेना। लेक्चर देखने से पहले रीड कर लो या लेक्चर के बाद रीड कर लो, लेकिन रीड कर लेना आप। काफ़ी बेहतर तरीके से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। मान लो मैं बोल रहा हूँ, अभी भूल जा रहे हो, तो उसमें से देखोगे तो सारी चीज़ें याद आ जाएँगी फिर से, तभी माइंड हो जाएगा आपको। तो देखो, फिर भी दिखा दिखा दे रहे हैं, फिर हम एक बार और सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? सॉल्यूट के अमाउंट को जो 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है? अब उससे ज़्यादा नहीं डिसॉल्व होगा तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट होता है सॉल्यूट का, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है? जब तक डिसॉल्व होता रहता है, उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे देखो सॉल्यूशन के टाइप्स हो गए। मान लो कि देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। नो मोर solute can be dissolved at a particular temperature, particular temperature मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, तो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब 31 ग्राम अगर डाल देंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक डिसॉल्व होता रहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब तक डिसॉल्व होता रहता है, अभी मतलब डिसॉल्व होना स्टार्ट है, जैसे 30 ग्राम तो मैक्सिमम अमाउंट हो गया, ठीक है? कि इतना डिसॉल्व होगा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब तक डिसॉल्व होता रहता है, तब उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अभी सैचुरेशन आया नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, अभी डिसॉल्व हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है? उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग मतलब बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर देते चले गए और उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन की बात हो गई। अब आगे देखो, देखो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो सबसे पहली चीज़ है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। जैसे पोलर डिसॉल्व इन पोलर, ठीक है? नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो यहीं से आपको देखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है? लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा, कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो उसी में एक टर्म देते हैं हम आयनिक सॉलिड। अगर आयनिक सॉलिड की बात करते हैं हम, आयनिक सॉलिड, तो यह किस में डिसॉल्व हो जाएगा?
पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमारा पोलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड में क्या होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब हमारा आयनिक सॉलिड है। ये सब पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। अब मान लो कि नॉन आयनिक सॉलिड है कोई, नॉन आयोनिक सॉलिड, ठीक है। नॉन आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक नहीं है, तो कोवैलेंट सॉलिड है वो, तो इसका मतलब वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो ये किस में डिसॉल्व होगा हमारा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारा कौन कौन सा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, क्या हो गया, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन आयनिक सॉलिड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एंथ्रासीन हो गया, कोई भी नॉन पोलर, ठीक है, आयोडीन हो गया, Cl2 हो जाएगा, मतलब सॉलिड के फॉर्म में जो रहेगा। तो ये आयोडीन हो गया, एनेप्थलीन हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं मान लो, आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, ठीक है, एंथ्रासीन हो गया, ये सब नॉन पोलर आयोनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड है, जो कि हमारा नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, ठीक है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब बात आती है कि लाइक डिसॉल्व, लाइक तो सिर्फ यही नहीं देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है। अब देखो आगे, एक मिनट रुक जा बेटा। हम्म, देखो जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, या फिर सुक्रोज हो गया, सुक्रोज को हम क्या बोल देते हैं, केन शुगर, ठीक है, एज यू ऑल नो, जब सबको पता है ये चीजें, केन शुगर, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, यह वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व इन वाटर। अब ये तो हमारे आयनिक तो है नहीं, पोलर तो है नहीं, क्यों इसमें डिसॉल्व हो रहा है, हो जा रहे हैं, क्योंकि इसमें रीजन जो है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही मैं कह रहा हूँ, लाइक डिसॉल्व लाइक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सेम है दोनों सॉल्वेंट, दोनों में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं इसमें कि सॉल्युबिलिटी, कोई भी सॉलिड, ठीक है, कब डिसॉल्व होगा। तो एक आप टर्म, एक मतलब पॉइंट याद कर लो, कब डिसॉल्व होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, जो आप लोग बहुत बार पढ़े हो, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से जब ज्यादा होगा, ठीक है, तो जो सॉलिड होगा, सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा, सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होगी लैटिस एनर्जी से, तो सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब आती है बात इक्विलिब्रियम टर्म की, इसमें इक्विलिब्रियम टर्म क्या होता है। तो जिन्होंने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा 11th में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई भी टॉपिक ऐसी आएगी तो मैं उसको इस तरह से समझा दूंगा कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट नहीं पढ़ते हो तो वो अलग बात है, ठीक है।
लेकिन अभी यहाँ पर जब समझाया जाएगा, ठीक है, तो इसको बढ़िया से ध्यान देना। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर सॉलिड का सॉल्यूशन बनता है तो उस टाइम हम इक्विलिब्रियम की बात कैसे करते हैं, और उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक मिनट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो हमको बनेगा सॉल्यूशन, हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो हमको सॉल्यूशन। अब इस केस में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। तो ये बन जाता है हमारा सॉल्यूशन, क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सॉलिड, ठीक है, सॉलिड कहाँ गया, सॉल्यूशन में गया, सॉलिड जो मिला है वो कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो। तो ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये है इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसा अमाउंट, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा, मान लो कोई इसमें, जैसे कि ये लिक्विड है, इसमें मान लो H2O है, ठीक है। अब इसमें हम मिला रहे हैं शुगर, क्या मिला रहे हैं, शुगर, मतलब सॉलिड मिला रहे हैं। अब ये सॉल्यूशन पूरा बन गया, अब ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, अब ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम उसमें ये कहेंगे कि जितना सॉलिड इक्विलिब्रियम में आने के बाद जितना सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है उतना सॉलिड उसमें से बाहर भी निकल रहा है इसी सॉल्यूशन में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कलर से दिखाऊं आपको, मान लो कि ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये डिसॉल्व है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो डिसॉल्व है जितना उतना ही फिर अनडिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको, उतना ही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा। फिर एक डिसॉल्व होगा, एक सेपरेट होगा, एक डिसॉल्व होगा, एक सेपरेट होगा, एक डिसॉल्व होगा, एक सेपरेट होगा। उसी उसी में मान लो सॉल्यूशन बन गया। अब आप ऊपर से कुछ नहीं मिला रहे हैं, ठीक है। अब ये मिलाना बंद कर दिए, कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन बनने के बाद वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा नहीं कि अब वो रुक गया, वो नहीं, उसमें से एक सॉलिड का पार्टिकल, ठीक है, डिसॉल्व हो रहा है और एक सॉलिड का पार्टिकल बाहर निकल रहा है। तो वही है कि सॉलिड जो है एक बार डिसॉल्व हो रहा है, अब सॉल्यूशन से एक बार वो सेपरेट आउट भी हो रहा है। तो इसी को एक टर्म देते हैं डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। डिसॉल्व होने को डिसॉल्व होने को डिसॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन से जो सेपरेट होगा उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। तो यह फिक्स्ड अमाउंट में डिसॉल्व होगा और फिक्स्ड अमाउंट में सेपरेट होगा, जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। पूरा सॉल्यूशन एकदम एक जैसा दिखेगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन अब क्या दिखेगा, होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। लेकिन वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए बोलेंगे कि वो उसमें जितना सॉलिड, अब देखो होता क्या है, मान लो कि, चलो और अच्छे से समझते हैं इसको, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। देखो हमने लिखा अभी, हमने लिखा कि मान लो कि शुगर है, नहीं सर अभी कैसे शुगर होगा, 50 के बाद जाएंगे तब ना। अरे नहीं, ऐसा हो ना, अपनी सेहत का ध्यान रखना आप लोग शुरू से। शुगर प्लस वाटर, तो ये बन गया शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब देखो शुगर वाटर में डिसॉल्व हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कि सॉलिड है, सॉलिड और यहाँ पर सॉल्यूशन। तो इसमें जो रेट होता है, रेट, जैसे कि रेट ऑफ डिसॉल्यूशन, अभी टर्म समझ में आएगा, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू
रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब एक ही टाइम पर मान लो कि हमने डाल दिया इसमें ढेर सारा सॉलिड, इसमें ढेर सारा सॉलिड डाल दिया। अब ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब ज़रूरी तो नहीं जितना सॉलिड डाले हैं सब डिसॉल्व हो गया। अब इसी में देखो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा, डोंट वरी। मान लो कि जो ये है रेड वाला दिख रहा है, ये डिसॉल्व है, ठीक है ना? ये सॉल्यूशन में घुला हुआ है, मिला हुआ है, ठीक है? और जो ये आपका येलो से दिख रहा है, यह डिसॉल्व नहीं है, ठीक है? मान लो कि ये जो दिख रहा है, ये डिसॉल्व है, ठीक है? और जो ये येलो से दिख रहा है आपका, जितना येलो से दिख रहा है, ये आपका डिसॉल्व नहीं है, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, जो डिसॉल्व नहीं रहेगा, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा और जो डिसॉल्व रहेगा वो सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो डिसॉल्व होने को रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बोल देंगे और जो सॉल्यूशन से बाहर होगा उसको रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों इक्वल रहेगा, जिससे सॉल्यूशन क्या रहे, एक जैसा रहे। ये नहीं कि उसमें सॉलिड डिसॉल्व होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, लेकिन वो तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फिर रुक जाएगा। तो रुकने के बाद भी उसमें एक पार्टिकल डिसॉल्व होगा, एक पार्टिकल अनडिसॉल्व हो जाएगा। एक पार्टिकल डिसॉल्व होगा तो उसको डिसॉल्यूशन बोलेंगे, एक पार्टिकल अनडिसॉल्व होगा तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। अब ये क्लियर हो गया आपका पूरा बढ़िया से, ठीक है? तो डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन भी आपको समझ में आया क्या होता है। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हम सॉलिड को लिक्विड में पढ़ रहे हैं ना, गैस लिक्विड में नहीं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो डिसॉल्यूशन जो होता है, डिसॉल्यूशन मतलब जो डिसॉल्व होता है, कोई सॉलिड डाल दी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जो कंसंट्रेशन अमाउंट जितना डिसॉल्व होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। और इक्विलिब्रियम होने के बाद उसमें से अनडिसॉल्व हो जाता रहता है तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसॉल्यूशन बेटा देखो क्या होता है, दोनों हो सकता है, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, मतलब घुलने पर हीट रिलीज हो सकती है, या घुलने पर हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। एंडोथर्मिक दोनों हो सकते हैं, दोनों होने के चांसेस है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, प्ले स्टोर में नहीं ली चेटेलियर, ठीक है ना? तो ली चेटेलियर एक एप्लीकेशन दिया इन्होंने, ली चेटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल, ली चेटेलियर प्रिंसिपल इन्होंने दिया। इनका क्या था प्रिंसिपल, कि जब मान लो कि देखो कोई टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम, मान लो देखो ये हमारा सॉल्यूट है और हमारा सॉल्वेंट में मिला, इक्विलिब्रियम हो गया, जितना सॉलिड घुल रहा है उतना सॉलिड बाहर आ रहा है सॉल्यूशन से, तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, मान लो या तो ये इंडोथर्मिक हो, ठीक है, अब इंडोथर्मिक का रिवर्स क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। अब अगर टेम्परेचर इसका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए, इन्होंने बताया था, इसीलिए टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो देखो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम खुद को मेंटेन रखना चाहेगा, ठीक है ना? तो मेंटेन रखना चाहेगा, मान लो कि हम सॉल्यूशन हमारा पड़ा हुआ है बढ़िया से, हम बार-बार टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, वो टेम्परेचर को कम करना चाहेगा।
हम बढ़ा दे रहे हैं, टेम्परेचर को वो कम करना चाहेगा, ठीक है ना? तो जब टेम्परेचर को कम करना चाहेगा, तो टेम्परेचर कैसे कम हो सकता है सॉल्यूशन का अगर हम बढ़ा रहे हैं तो? जिधर हीट एब्ज़ॉर्ब हो रही है, वो वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो हीट एब्ज़ॉर्ब और कर लेगा। हीट एब्ज़ॉर्ब करने से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसका। मान लो कि इसका टेम्परेचर जो ये था एंडोथर्मिक, मान लो कि कितना भी इसका टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है? तो जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, वो टेम्परेचर को डाउन करना चाहेगा। तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए हीट एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा फिर से, हीट एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। तो मतलब हीट एब्ज़ॉर्ब देखो किस डायरेक्शन में हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। फॉरवर्ड, इधर से जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉरवर्ड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो बैकवर्ड। तो यहाँ तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इसमें फेज़ चेंज होता है, ठीक है? मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है? सॉलिड 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 और लिक्विड में, ठीक है? फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर हीट एब्ज़ॉर्ब होगी, ठीक है? तो हीट इस डायरेक्शन में एब्ज़ॉर्ब हो रही है, मतलब सॉल्यूट और डिसॉल्व होने लगेगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही है ली चैटेलियर प्रिंसिपल कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चला जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का मतलब कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में तेजी से चली जाएगी, जिस डायरेक्शन में हीट एब्ज़ॉर्ब होगी, ठीक है? तो इसी से समझ रहे हो ना कि देखो इस डायरेक्शन में हीट एब्ज़ॉर्ब हो रही है, तो इधर तेजी से जाने का मतलब सॉल्यूट और डिसॉल्व होने लगेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वही है हमारा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? अगर वो एंडोथर्मिक है तब, ठीक है ना? एंडोथर्मिक है तब। अगर एक्ज़ोथर्मिक रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे मान लो देखो, मान लो कि सॉलिड डिसॉल्व हुआ सॉल्यूशन में, तो डिसॉल्यूशन एक्ज़ो इंडो दोनों हो सकता है। मान लो कि ये एक्ज़ो है और इधर इंडो है, तो टेम्परेचर हम अगर बढ़ाएँगे, तो रिएक्शन उधर की तेज़ी से हो जाएगी। रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर समझने के लिए आपको। रिएक्शन उधर की तेज़ी से हो जाएगी जिधर हीट एब्ज़ॉर्ब होगी। अब देखो इस डायरेक्शन में हीट एब्ज़ॉर्ब हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो इधर की रिएक्शन तेज़ी से हो जाएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन से सेपरेट होने लगेगा सॉलिड तेज़ी से। जब से सॉल्यूशन से सॉलिड निकलने लगेगा, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? अब देखो प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड जब मिलाते हैं हम, तो उसमें प्रेशर अगर लगाएँगे तो प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। प्रेशर का इफ़ेक्ट हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में देखेंगे, ठीक है ना? अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है। ओके।